नमस्कार। सीधे आज के इस विश्लेषण पर आते हैं। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं जो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी की नींव को बुरी तरह हिला रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक ऐसा नाम जो शायद आम खबरों में उतना न गूंजता हो, लेकिन इसके अचानक बंद होने का असर पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। इसका ग्लोबल इन्फ्लेशन और हमारे खाने पीने की कीमतों पर क्या तगड़ा रिपल इफेक्ट पड़ रहा है, चलिए मिलकर समझते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा। हजारों मील दूर समुद्र का एक रास्ता बंद होने से हमारे पड़ोस की दुकान पर मिलने वाले राशन का खर्चा अचानक दोगुना कैसे हो जाता है? ये मैक्रो इकोनॉमिक झटके आखिर हमारे रोजमर्रा के खर्चों से सीधे कैसे जुड़ जाते हैं? आइए सप्लाई चेन के इस पूरे मायाजाल को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो चलिए इस रिपल इफेक्ट के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द हॉर्मुज एनर्जी चोक पॉइंट। ये दरअसल इस पूरे डिसरप्शन का एपिसेंटर है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, भीषण 20%। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉक होने का सीधा मतलब यह है कि पूरी दुनिया के ऑयल ट्रेड का लगभग 20% हिस्सा एक ही झटके में रुक गया। एक छोटा सा जलमार्ग और दुनिया की सप्लाई लाइन का 1/4 हिस्सा ठहर सा गया है। ये कोई आम रुकावट बिल्कुल नहीं है। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? तेल का एक्चुअल सप्लाई खत्म होने से पहले ही बाजारों में पैनिक शुरू हो जाता है। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ सप्लाई रुकने के डर और टेंशन की वजह से बूम, तेल की कीमतों में अनुमानित $18 प्रति बैरल का सरचार्ज ऑटोमेटिकली जुड़ गया। ये मार्केट पैनिक असलियत में सप्लाई ड्राई होने से पहले ही दुनिया भर में महंगाई बढ़ा देता है। और इस झटके का असर कितना बड़ा है? क्राइसिस शुरू होते ही ब्रेंट क्रूड की कीमतें 13% तक उछल गईं। मार्केट एक्सपर्ट्स तो यहां तक वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ये ऐसा ही चला तो तेल $100 प्रति बैरल के पार चला जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो इसको इतिहास का सबसे बड़ा ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज बता रही है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, अनाटमी ऑफ पंप प्राइसेस। ये ग्लोबल क्रूड की कीमतें आखिर हमारे पेट्रोल पंप तक आते आते क्या रूप ले लेती हैं? देखिए, आपकी गाड़ी की टंकी तक आने से पहले फ्यूल को कई हिडन कॉस्ट लेयर से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप है कच्चे तेल की खरीद, फिर आता है उसे रिफाइन करना और उसकी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स। तीसरे नंबर पर आता है डीलर का कमीशन और आखिरी और सबसे बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट टैक्सेस। इन सभी स्टेप्स पर गुजरते हुए हर एक कदम पर इसकी कीमत लगातार बढ़ती चली जाती है। अगर आपको कभी ये लगा हो कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड सस्ता होने पर भी हमें सस्ता पेट्रोल तुरंत क्यों नहीं मिलता, तो दिल्ली का ये ब्रेकडाउन देखिए। टोटल 94.77 रुपीस की कीमत में से बेस प्राइस तो सिर्फ 55.40 रुपये है। बाकी में स्टेट वीएटी 23.37 रुपये, सेंट्रल एक्साइज 11.90 रुपये और डीलर कमीशन 4.10 रुपये है। ये हैवी गवर्नमेंट टैक्सेस ही पेट्रोल के दामों को इतना स्टिकी बना देते हैं कि आम जनता को तुरंत कोई राहत मिल ही नहीं पाती। अब थोड़ा पीछे हटकर ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। तीसरा हिस्सा, द ग्लोबल फ्यूल डिवाइड। अलग अलग देशों की पॉलिसीज इस पूरे हिसाब किताब को कैसे बदलती हैं? एक ही क्राइसिस, लेकिन देखिए पॉलिसीज से कितना फर्क पड़ता है। वेनेजुएला को ही लीजिए। हैवी सब्सिडीज की वजह से वहां पेट्रोल लगभग मुफ्त जैसा है, सिर्फ $0.02 प्रति लीटर। इंडिया में E25 एथेनॉल ब्लेंडिंग और टैक्स एडजस्टमेंट्स के कारण इंपोर्ट पर निर्भरता थोड़ी कम हुई है और दाम $1.08 पर टिका है। यूएसए में लोकल प्रोडक्शन बफर का काम कर रहा है, इसलिए $1.13 है। लेकिन जर्मनी की कहानी बिल्कुल अलग है। वहां कार्बन एमिशंस को डिस्करेज करने की कड़ी पॉलिसी और हाई टैक्सेस के चलते दाम $2.40 तक पहुंच गए हैं। संकट वही है, लेकिन आपकी जेब पर क्या असर होगा, ये वहां की लोकल पॉलिसीज तय करती हैं। इसी पॉलिसी डिवाइड ने दुनिया को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ हैं वल्नरेबल इंपोर्टर्स और दूसरी तरफ हैं बफर्ड नेशंस। एक तरफ फिलीपींस जैसे देश हैं जिन्हें फ्यूल क्राइसिस के चलते नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगानी पड़ी और 4 दिन का वर्क वीक शुरू करना पड़ा, और दूसरी तरफ जापान जैसी इकोनॉमीज हैं जिन्होंने पैनिक रोकने के लिए तुरंत अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 80 मिलियन बैरल तेल निकालकर मार्केट में उतार दिया। और यहां से हमारा चौथा हिस्सा शुरू होता है, फ्रॉम फ्यूल टू फर्टिलाइजर। ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है। चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। कतार की एलएनजी फैसिलिटी में डैमेज हुआ, कैपेसिटी 17% गिर गई। ऊपर से स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर का 30% यूरिया एक्सपोर्ट अटक गया। अब यूरिया, जो नेचुरल गैस से बनता है, खेती के लिए बेहद ज़रूरी है। इसकी भारी कमी ने फर्टिलाइजर को अचानक से बहुत महंगा कर दिया।
और जब फार्मिंग का शुरुआती खर्चा बढ़ा तो गेहूं और कॉर्न जैसी बुनियादी फसलों की कीमतें आसमान छूने लगीं। सोचने वाली बात है ना, गल्फ में फंसा हुआ एक टैंकर सीधे हमारी थाली का बजट बिगाड़ रहा है। द फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने इस मुद्दे पर एक बहुत सटीक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गल्फ स्टेट्स की फूड सिक्योरिटी तो तुरंत खतरे में है, लेकिन दुनिया भर के कंज्यूमर्स को अब तेजी से बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ेगा। ये आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल सा रूल है, महंगी एनर्जी मैथमेटिकली गारंटी देती है महंगे खाने की। जिससे हम सिर्फ एक एनर्जी क्राइसिस समझ रहे थे, वो दरअसल एक ग्लोबल फूड क्राइसिस बन रहा है। और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, द इन्फ्लेशनरी रिपल इफेक्ट। जब ये सभी रिपल्स आपस में मिलते हैं तो कैसा मैक्रो इकोनॉमिक तूफान आता है। महंगा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, अनाज के आसमान छूते दाम और करेंसी मार्केट्स में भारी उथल-पुथल, ये सब मिलकर एक लीथल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हर सेक्टर में इन्फ्लेशन परसिस्टेंट हो गया है। दुनिया भर के देशों को अब स्टैगफ्लेशन यानी ऐसी स्थिति जहां ग्रोथ रुकी हुई हो और महंगाई लगातार बढ़ रही हो और रिसेशन का खतरा झेलना पड़ रहा है। सोचिए, एक छोटा सा समुद्री चोके पॉइंट और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फंस कर रह जाती है। तो आखिर में इन सब मुद्दों और आंकड़ों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। हमारी जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन्स की वल्नरेबिलिटीज अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी हैं। क्या ये ग्लोबल इकोनॉमी अब कभी वापस सच्ची में आम स्थिति में लौट पाएगी, या फिर इस संकट ने दुनिया को लॉन्ग टर्म में सप्लाई चेन्स को लोकली सिक्योर बनाने पर मजबूर कर दिया है? ग्लोबल ट्रेड का ढंग शायद अब हमेशा के लिए बदल रहा है। यही वो बड़ा सवाल है जिसके साथ आज हम इस विश्लेषण को यहां रोकते हैं। इस मामले में आगे क्या होगा, उस पर नजर बनाए रखना बेहद दिलचस्प होगा।